हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेयर बिल्ड क्लासेस। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो इस साल का नीट एग्जामिनेशन देंगे। मतलब मैं ये कहूं कि जो भी बच्चे इस साल 2024 के नीट एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे या वो लोग एग्जाम देंगे, ये उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में हम जो रिस्पिरेशन इन हायर प्लांट नाम का एक टॉपिक है या मैं कहूं एक चैप्टर है, उससे रिलेटेड हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा उन सारे क्वेश्चन में से आपका इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो आप सभी लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को करेंगे और ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देन उसके बाद मैं यहाँ पे साथ में आपका सॉल्यूशन भी कराता जाऊंगा। तो आप सभी लोग ध्यान से पढ़िए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इसमें सारे आपके कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे पूरे रिवाइज हो जाएंगे, या मैं ये कहूं यहाँ पे हर कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रिस्पिरेशन इन हायर प्लांट, जिसके हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वीडियो को हम यहां से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है? रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट विच हैव आरक्यू वैल्यू मोर देन 1। क्या कह रहा है यहाँ पे? ऐसा रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जिसका रिस्पिरेटरी कोशिएंट की वैल्यू मोर देन 1 हो, 1 से ज्यादा हो। तो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा है ऑक्जेलिक एसिड, ऑप्शन सेकंड है हमारा सक्सेनिक एसिड, ऑप्शन थर्ड है हमारा प्रोटीन और ऑप्शन 4 है हमारा फैट। तो अगर हम बात करें मोर देन 1 आरक्यू वैल्यू किसकी होती है, तो हमने ये पढ़ा है कि जो रिस्पिरेटरी कोशिएंट होता है उसमें अगर हम बात करें मोर देन 1, वो मेनली हमें किसमें मिलता है? जो हमारे कार्बनिक एसिड होते हैं उनमें हमें मोर देन 1 आरक्यू वैल्यू मिलती है। तो यहां पे अगर हम कार्बनिक एसिड की बात करें तो कार्बनिक एसिड हमारा यहाँ पे क्या है? ऑक्जेलिक एसिड है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और यहां पे हमें यह भी याद रखना है कि हमारा मैलिक एसिड का भी आरक्यू वैल्यू मोर देन 1 होती है। जहां पे सक्सेनिक एसिड, प्रोटीन, फैट और साथ में मैं आपको बता दूं कार्बोहाइड्रेट की जो आरक्यू वैल्यू होती है वो लेस देन 1 होती है। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कह रहा है? हेक्सोकाइनेज यूज डैश एज सबस्ट्रेट। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन फर्स्ट है हमारा फ्रक्टोज, ऑप्शन सेकंड है हमारा ग्लूकोज, ऑप्शन थर्ड है हमारा बोथ 1 and 2 और ऑप्शन 4 है हमारा नन ऑफ दीज। तो अब यहां पे अगर हम बात करें, किसकी बात कर रहा है यहाँ पे? हेक्सोकाइनेज यूज। हेक्सोकाइनेज एंजाइम का यूज हम करते हैं। तो सबस्ट्रेट की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे फ्रक्टोज में भी यूज करते हैं हेक्सोकाइनेज का और ग्लूकोज में भी यूज करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर थर्ड, आंसर नंबर थर्ड, जो कि हमारा है बोथ 1 and 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है फ्रॉम फॉलोइंग कंपाउंड्स विच आर नॉट शुगर। क्या बात कर रहा है? विच आर नॉट शुगर। इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो कि शुगर नहीं है? जो कि शुगर नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन जो फर्स्ट है हमारा वो है PgAl एंड डाइहैप, और ऑप्शन सेकंड है हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ऑप्शन थर्ड है हमारा 1,3-BPG एंड PEP, और ऑप्शन 4 है हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड PgAl। तो यहां पे अगर हम बात करें ऑप्शन फर्स्ट की तो ऑप्शन फर्स्ट में जो हमारा PgAl है इसका नाम है फॉस्फोग्लिसरॉल एल्डिहाइड, और डाइहैप की अगर हम बात करें तो इसका नाम है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये दोनों हमारे शुगर है, ये दोनों हमारे क्या है? शुगर है। उसके बाद हमारा आता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये भी हमारे शुगर है। उसके बाद हमारा यहाँ पे अगर हम बात करें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और PgAl, जिसका पूरा नाम है हमारा
फॉस्फेट, ग्लिसरल एल्डिहाइड, ये हमारे क्या है, ये भी हमारे ग्लूकोज शुगर है। तो अगर हम यहाँ पे, ये हमारे क्या है, शुगर है, तो यहां पे हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड बचता है, ऑप्शन नंबर थर्ड, जो कि क्या है 1,3-BPG, जिसका पूरा नाम है 1,3-बिसफॉस्फेट ग्लिसरेट या ग्लिसरिक एसिड, और आगे पीईपी का हमारा फुल फॉर्म है फॉस्फोएनॉल पायरेट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा थर्ड। थर्ड हमारा जो है वो हमारा शुगर नहीं है। आगे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ऑकर इन ग्लाइकोलिसिस। क्या बात कर रहा है यहाँ पे, नंबर ऑफ स्टेप ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो कि हमें किसमें, कितने स्टेप में हमें मिलेगा, ग्लाइकोलिसिस में। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन यहां पे हमारा फर्स्ट है 2, ऑप्शन सेकंड है हमारा 3, और ऑप्शन थर्ड है हमारा 4, और ऑप्शन 4 है हमारा 0। तो यहां पे बात कर रहा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। लेकिन मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो हमारा ग्लाइकोलिसिस होता है ये ऑक्सीजन से इंडिपेंडेंट होता है, मतलब ऑक्सीजन इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी होता है और ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी होता है, और यहां पे कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि हमारा रिस्पिरेशन एरोबिक है या एनारोबिक है। तो इसमें जो हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की स्टेप होगी उसको हम काउंट करेंगे 0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 0। क्लियर है बात। अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट ऑप्शन की। आगे जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है, आगे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है नंबर ऑफ स्टेप इन विच, यहां पे क्या कह रहा है, नंबर ऑफ स्टेप्स इन विच सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ऑकर इन ग्लाइकोलिसिस। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन जो फर्स्ट है हमारा वो 2 है, ऑप्शन सेकंड है हमारा 3, ऑप्शन थर्ड है 4, और ऑप्शन 4 हमारा क्या है 5। तो यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब है जहां पे आपको डायरेक्ट एनर्जी मिले, या मैं ये कहूं जहां पे आपको डायरेक्ट एटीपी का फॉर्मेशन दिख जाए। तो जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस की बात कर रहे हैं, और ग्लाइकोलिसिस में हमें 2 स्टेप पे डायरेक्ट एटीपी देखने को मिलती है। मतलब 2 स्टेप ऐसी हैं जहां पे हमें डायरेक्ट एटीपी बनती हुई दिखाई देती है। अगर मैं उन स्टेप की बात करूं तो आपने वहां पे पढ़ा होगा 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और जब इससे हमारा कन्वर्ट होता है 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से, ग्लिसरिक एसिड हमारा कन्वर्ट होता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड पे, तो वहां पे हमारा 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बनते हैं। और उसके नीचे जब हमारा फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कन्वर्ट होता है पाइरुवेट में, तो वहां पे हमारी एटीपी बनती है। तो टोटल 2 स्टेप हो गए। तो इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2। क्लियर है बात, सही है। अब आगे देखो, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है, देखो, नंबर ऑफ एटीपी फॉर्म बाय सुक्रोज इन एनारोबिक रिस्पिरेशन या एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। किसकी बात कर रहा है, एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस की बात कर रहा है। देखो यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा है, ऑप्शन फर्स्ट है 2, ऑप्शन सेकंड है हमारा 72, ऑप्शन थर्ड है हमारा 4, और ऑप्शन 5 है हमारा, ऑप्शन 4 है हमारा 5। तो यहां पे देखो क्या बात कर रहा है, सुक्रोज की बात कर रहा है। तो सुक्रोज में अगर हम बात करें तो सुक्रोज से हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ, या तो हम ग्लूकोज बोले या 2 मॉलिक्यूल ऑफ हम फ्रक्टोज बोले, या हम ये कहें 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज या 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज। मतलब अब हम यहां पे हम जो बात करेंगे टोटल 2 मॉलिक्यूल की बात करेंगे। अब चाहे हम 1 मॉलिक्यूल फ्रक्टोज और 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज ले लें, या 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ले लें, या 2 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज ले लें। तो यहां पे आपको ये पता है, हमने ये पढ़ा है ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में, जब 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज या फ्रक्टोज इंटर करता है तो टोटल 4 एटीपी बनती है। कितनी एटीपी बनती है,
4 एटीपी। बट ये 4 एटीपी तो बनती है, लेकिन 2 एटीपी हम कंज्यूम कर लेते हैं। 2 एटीपी हम कंज्यूम कर लेते हैं, तो 2 एटीपी हमने कंज्यूम किया तो टोटल कितनी बनी? 2 एटीपी बनी। लेकिन हम 1 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। यहां पे हमारे पास सुक्रोज का 1 मॉलिक्यूल है, मतलब ग्लूकोज के हमें कितने मिलेंगे? 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे, और 2 मॉलिक्यूल मतलब हमारी टोटल 8 एटीपी बनेंगी, और 4 एटीपी हम यूज करेंगे तो टोटल हमारी बचेंगी 4 एटीपी। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, जो हम यहां पे लिखेंगे 4 एटीपी यहां पे बन रही है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है? गिवन एंजाइम मे नॉट हैव एनी रोल इन एथेनॉल प्रोडक्शन। यहां पे जो आपके पास एंजाइम है, उनमें से कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि एथेनॉल प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करता, या एथेनॉल प्रोडक्शन में उसका कोई रोल नहीं है? तो ऑप्शन की अगर मैं यहां पे बात करूं तो ऑप्शन फर्स्ट है हमारा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, ऑप्शन सेकेंड है हमारा पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज, ऑप्शन थर्ड है हमारा एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, और ऑप्शन 4 है हमारा हेक्सोकाइनेज। तो अगर हम यहां पे बात करें, कह रहा है कि नॉट हैव एनी रोल इन एथेनॉल प्रोडक्शन। एथेनॉल के प्रोडक्शन में इनमें से किस एंजाइम का रोल नहीं है? तो देखो ध्यान से, अगर हम बात करें यहां पे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज की, तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज हमारा लिंक रिएक्शन में यूज होता है, और इससे हमारा बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्या बनता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो कि एनारोबिक रिस्पिरेशन पे नहीं बनता, और जब एनारोबिक रिस्पिरेशन होती है तभी हमारा एथेनॉल बनता है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिनरल हैव रोल इन एल्कोहल फॉर्मेशन। क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा मिनरल है जिनका रोल है एल्कोहल के फॉर्मेशन में? तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन फर्स्ट है हमारा जिंक, ऑप्शन सेकंड है हमारा Fe या आयरन बोलूं मैं, ऑप्शन थर्ड है हमारा मैग्नीज, और ऑप्शन 4 है हमारा कॉपर। तो इसका सही आंसर है हमारा जिंक। सही आंसर है हमारा जिंक। क्लियर है बात? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एनालिन इंटर इनटू रिस्पिरेटरी पाथवे एट। इनमें से कौन सा ऐसा हमारा सबस्ट्रेट है, इनमें से कौन सा ऐसा हमारा सबस्ट्रेट है जहां पे हमारा एनालिन जाके रिस्पिरेटरी पाथवे में इंटर करता है? तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन फर्स्ट है हमारा पायरुवेट, ऑप्शन सेकंड है हमारा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑप्शन थर्ड है हमारा मैलेट, और ऑप्शन 4 है हमारा नन। तो यहां पे हम बात करें, एनालिन की बात कर रहा है। एनालिन हमारा कहां पे इंटर करेगा? रिस्पिरेटरी पाथवे में। तो एनालिन हमारा कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, और पायरुवेट के पास से ये इंटर करता है रिस्पिरेटरी पाथवे में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पायरुवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम एनर्जी पर ग्राम। इनमें से कौन सा ऐसा सबस्ट्रेट है जिनसे सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है? तो हम यहां पे अगर बात करें ऑप्शन का, तो ऑप्शन फर्स्ट है हमारा फैट, ऑप्शन सेकंड है हमारा प्रोटीन, ऑप्शन थर्ड है हमारा कार्बोहाइड्रेट, और ऑप्शन 4 है हमारा ऑल। तो हमने बचपन से पढ़ा है कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनसे हमें एनर्जी मिलती है, बट जो हमारे फैट होते हैं, फैट से हमें मोर एनर्जी मिलती है। मोर एनर्जी मतलब कंपेयर करें अगर हम कार्बोहाइड्रेट से, तो कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा हमें फैट से एनर्जी मिलती है। और हमने ये पढ़ा है जो हमारे प्रोटीन है, प्रोटीन हमारे मसल की बिल्डिंग में, मसल को रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा फैट। फैट इज अ करेक्ट आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 ये क्या कह रहा है? फाइनल ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इन ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में जो फाइनल प्रोडक्ट है हमारा वो क्या है?
तो यहां पे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन फर्स्ट है मेरा पायरुवेट, ऑप्शन सेकंड है मेरा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ऑप्शन थर्ड है हमारा लैक्टेट और ऑप्शन फोर है हमारा मैलेट। तो यहां पे कह रहा है ग्लाइकोलिसिस का फाइनल प्रोडक्ट, तो ग्लाइकोलिसिस हमारी स्टार्ट होती है ग्लूकोज या फ्रक्टोज से, और ये जो एंड होता है ग्लाइकोलिसिस का उसमें हमारा बनता है पायरुवेट या पायरुविक एसिड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो कि करेक्ट आंसर है इसका। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है हाउ मेनी ऑफ 3 कार्बन शुगर प्रोड्यूस इन ग्लाइकोलिसिस बाय फ्रक्टोज। कह रहा है फ्रक्टोज से कितनी हमारी शुगर बनती है जिनमें 3 कार्बन होते हैं, या मैं यहां पे ये कहूं ट्रायोज शुगर हमारी कितनी बनती है। ठीक है, ट्रायोज शुगर हमारी कितनी बनती है। तो यहां पे ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा 2 है, ऑप्शन सेकंड हमारा 3 है, ऑप्शन थर्ड हमारा 4 है और ऑप्शन थर्ड हमारा 5 है और ऑप्शन 4 हमारा 6 है। तो यहां पे अगर हम बात करें 3 कार्बन की शुगर की बात करें, हम 3 कार्बन की शुगर, तो यहां पे टोटल हमारी 3 कार्बन की शुगर बनती है या 2 ट्राइओ शुगर बनती है। एक हमारा बनता है PgAl और दूसरा हमारा बनता है डाइहैप। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है बात। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। देखो ध्यान से, इसमें क्या कह रहा है, विच एंजाइम नॉट इन्वॉल्विंग इन ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्या बात कर रहा है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन की बात कर रहा है। तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन मतलब ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कि इन्वॉल्व नहीं है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, या मैं बात कहूं जहां पे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन रही है। तो देखो ध्यान से, अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन फर्स्ट है हमारा एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, दूसरा है हमारा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, तीसरा हमारा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज और चौथा जो हमारा ऑप्शन है वो है अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज। तो अगर हम यहां पे बात करें, जब हमारा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज का हम यूज करते हैं लिंक रिएक्शन में, वहां पे हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज के टाइम पे भी हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बनती है, और अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज के टाइम पे भी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। बट एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज के टाइम पे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा फर्स्ट, जो कि है आंसर हमारा, जो कि हमारा आंसर क्या है, जो कि आंसर है हमारा एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। क्या है हमारा, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, जो कि ये है। देखो ध्यान से, कह रहा है आउट ऑफ फॉलोइंग, जो यहां पे दिए हुए हैं इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारा दिया हुआ है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, दूसरा हमारा मैलेट, तीसरा हमारा फ्यूमरेट, चौथा हमारा कीटोग्लूटरेट और यहां पे पांचवा है हमारा सक्सिनेट, छठवां है आइसोसिट्रेट और सातवां है हमारा सिट्रेट। तो बात कर रहा है यहां पे, जहां पे हमारे पास टोटल 7 कंपाउंड दिए हुए हैं और आगे बोल रहा है हाउ मेनी आर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो इन 7 में से कितने हमारे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन फर्स्ट है हमारा 4, ऑप्शन सेकंड है हमारा 6, ऑप्शन थर्ड है हमारा 5 और ऑप्शन 4 है हमारा थर्ड या 3 में बोलो। ठीक है, तो यहां पे हम बात कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा सबस्ट्रेट है जिसमें हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होंगे वो हमको 2 मिलेंगे। तो देखो ध्यान से, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में हमको 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलते हैं, और मैलेट में भी हमको 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलते हैं, फ्यूमरेट में भी हमको 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलते हैं, कीटोग्लूटरेट में भी हमको 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलते हैं, सक्सिनेट में भी हमको 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलते हैं। लेकिन मैं आइसोसिट्रेट की बात करूं या सिट्रेट की बात करूं, यहां पे हमको 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलते हैं। तो यहां पे डाई कार्बोक्सिलिक की बात कर रहा है, तो हम यहां पे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15।
नंबर ऑफ एटीपी ऑब्टेन फ्रॉम एनारोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। क्या कह रहा है यहां पे कह रहा है नंबर ऑफ एटीपी ऑब्टेन फ्रॉम एनारोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन यहां पे हमारा है 15, ऑप्शन यहां पे हमारा सेकंड जो है वो 12, ऑप्शन थर्ड है हमारा 0 और ऑप्शन 4 है हमारा 1। तो यहां पे क्या कह रहा है, एनारोबिक रिस्पिरेशन में अगर हम पायरुवेट को इंटर कराएं तो उससे हमारे कितने मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बनेगी। तो जब हमारा पायरुवेट एनारोबिक रिस्पिरेशन में जाता है तो वहां पे हमारा अल्कोहल बनता है या लैक्टेट बनता है, वहां पे एक भी मॉलिक्यूल एटीपी नहीं बनती। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड है, जो कि आंसर है इसका 0। क्लियर है बात। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कह रहा है नंबर ऑफ एटीपी कैन फॉर्म बाय एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ वन पायरुवेट। क्या बात कर रहा है यहां पे, अब कह रहा है नंबर ऑफ एटीपी बतानी है, और किसमें बतानी है, एरोबिक रिस्पिरेशन में, जब वन मॉलिक्यूल ऑफ हमारा पायरुवेट इंटर करे किसमें, रिस्पिरेटरी पाथवे में। तो देखो यहां पे ध्यान से, ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा 15, ऑप्शन नंबर सेकंड है 12, ऑप्शन नंबर थर्ड है 0 और ऑप्शन नंबर 4 है हमारा 2। तो यहां पे हमारा क्या कह रहा है, यहां पे हमें नंबर ऑफ एटीपी बतानी है जो कि एरोबिक ऑक्सीडेशन की बात कर रहा है। तो देखो ध्यान से, और क्या कह रहा है, मेनली यहां पे बोल रहा है पायरुवेट। तो हम कहां से काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे, पायरुवेट से काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो देखो ध्यान से, जब पायरुवेट हमारा लिंक रिएक्शन में इंटर करता है तो वहां पे हमारा वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH बनता है। क्लियर है बात। उसके बाद NADH प्लस H प्लस बनता है। उसके बाद वो जब हमारा एसिटाइल को एंजाइम A है, जब वो इंटर करता है क्रैब साइकिल में इंटर करता है, तो वहां पे टोटल 3 मॉलिक्यूल ऑफ NADH बनते हैं, NADH प्लस। हम यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो मैं 1 मॉलिक्यूल का यहाँ पे लिख रहा हूं। हाँ, अगर हम यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल की बात करते तो यहाँ पे फिर मैं जो फर्स्ट मेरी ऑप्शन यहाँ पे मैं 2 लिखता और यहाँ पे मैं लिखता 6। उसके बाद यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 भी बनता है, FADH2 भी बनता है, और 1 मॉलिक्यूल ऑफ डायरेक्ट एटीपी बनती है, डायरेक्ट एटीपी। ये हमारा क्रैब साइकिल हो गई और ये हमारा हो गई लिंक रिएक्शन। तो यहां पे टोटल हमारे कितने NADH बने, 4 बने, और एक NADH से टोटल 3 एटीपी बनती है। तो यहां पे टोटल 12 हो गया। FADH कितना बना, 1 बना, और 1 FADH में टोटल 2 हमारी एटीपी बनती है। तो ये हो गया 2, और टोटल 1 एटीपी हमारी डायरेक्ट बन रही है, 1 एटीपी हमारी डायरेक्ट बन रही है। तो 1 एटीपी हो गई। ये टोटल अगर इसको हम प्लस करें तो हमारा हो जाएगा 15। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर A 15। क्लियर है बात, आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर इन ETS, या इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें बात कर रहा है मेनली, कह रहा है इनमें से, यहां पे जो हमको गिवन है, इनमें से मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन सा है। तो देखो ध्यान से, ऑप्शन ए की बात करें या ऑप्शन फर्स्ट की बात करें, साइटोक्रोम C एंड साइटोक्रोम A। ऑप्शन सेकेंड है हमारा साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3, और ऑप्शन थर्ड है हमारा साइटोक्रोम C एंड साइटोक्रोम B1, और ऑप्शन 4 है हमारा साइटोक्रोम C। तो अगर हम यहां पे बात करें मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर की, तो वो हमारा है साइटोक्रोम C। तो सही आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है, देखो ध्यान से,
विच ऑफ द फॉलोइंग हैव रोल इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड हैव कॉपर। ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन मेरा फर्स्ट है साइटोक्रोम वी एंड साइटोक्रोम सी। उसके बाद ऑप्शन सेकेंड है मेरा साइटोक्रोम ए एंड प्लास्टोसाइनिन। और ऑप्शन नंबर थर्ड है मेरा PQ एंड FES, या मैं PQ को क्या कहता हूं, प्लास्टोक्यूनॉन कहता हूं। और ऑप्शन मेरा 4 है साइटोक्रोम A3 एंड प्लास्टोसाइनिन। क्लियर है बात? तो यहां पे बात कर रहा है रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में उसका रोल है, और साथ में उसके पास क्या है, कॉपर है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। ये देखो क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूस्ड बाय NADH इन माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन या माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन। तो यहां पे ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन मेरा है FMN, ऑप्शन मेरा सेकंड है FES, ऑप्शन थर्ड है मेरा UQ या इसी को UBQ कहते हैं, और ऑप्शन नंबर 4 है मेरा साइटोक्रोम C। तो क्या कह रहा है, रिड्यूस्ड बाय NADH की बात कर रहा है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट FMN, या इसी का फुल फॉर्म है फ्लेमिन मोनो न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है बात? अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 20। ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20। बेटा सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आपके कॉन्सेप्ट के बेस पे है, तो आप लोग अच्छे से इनमें ध्यान देके इनको करेंगे। सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं और इन्हीं कॉन्सेप्ट से आपके एग्जाम में आएगा, आपको और अलग कहीं से नहीं पढ़ना। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन चाहे जैसा है आप उसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। और मैं आपको यह भी चीज बता दूं कि सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन आपके नीट एग्जामिनेशन में आने के चांसेस कम है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं यही हम आपके एग्जाम में आएगा या कोई और टीचर पढ़ा रहा है। हाँ, इसी के बेस पे आपके क्वेश्चन आएंगे। आपको यहां से ये आइडिया मिलेगा कि नीट में आपके क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कह रहा है, यहां पे नंबर ऑफ ATP प्रोड्यूस्ड बाय सबस्ट्रेट लेवल phosphorylation of one molecule of pyruvate in aerobic। क्या बात कर रहा है यहां पे बात कर रहा है कि नंबर ऑफ ATP प्रोड्यूस्ड बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। किसकी बात कर रहा है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की बात कर रहा है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट हमको जहां पे ATP मिले या डायरेक्ट आपको ATP दिखाई दे। तो यहां पे बात कर रहा है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वन पाइरुवेट इन एरोबिक रिस्पिरेशन। और किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, एरोबिक रिस्पिरेशन की। आप लोगों को एरोबिक और एनारोबिक में बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो अब देखो यहां पे डायरेक्ट ATP हमें कहां पे मिलेगी, तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन फर्स्ट है हमारा 5, ऑप्शन सेकंड है हमारा 2, ऑप्शन थर्ड है हमारा 3 और ऑप्शन 4 है हमारा 1। अब मैं आपको बताऊं, जब हमारी लिंक रिएक्शन होती है, मतलब पाइरुवेट से हमारा एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है, वहां पे सिर्फ हमारा NADH बनता है, वहां पे हमारी डायरेक्ट ATP नहीं बनती, मतलब वहां पे हमारा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन नहीं होता। लेकिन जब हमारा एसिटाइल कोएंजाइम A इंटर करता है क्रेब साइकिल में, तो क्रेब साइकिल में हमारा वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में जब इंटर करेगा तो वन मॉलिक्यूल ऑफ GDP हमको मिलेगी, या GDP को ही हम ATP कहते हैं। तो वन मॉलिक्यूल मिला, मतलब हमको टोटल 1 ATP मिलेगी, जो कि 1 स्टेप है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4, जो कि 1 है। क्लियर है बात, सही है, समझ में आ रहा है? बड़े ध्यान से आप सभी लोगों को पढ़ना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21, ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान से देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग not directly involved in creation of proton gradient in
ETS ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन फर्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड है हमारा कॉम्प्लेक्स सेकंड, ऑप्शन थर्ड है हमारा यूबी क्यूनॉन और ऑप्शन 4 है हमारा कॉम्प्लेक्स थर्ड। तो यहां पे आप लोग ध्यान से देखें क्या बात कर रहा है, डायरेक्टली नॉट इन्वॉल्व की बात कर रहा है। ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो कि इन्वॉल्व नहीं है किसमें, प्रोटॉन ग्रेडियंट को बनाने में और किस प्रोसेस में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। तो यहां पे हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेकंड, या मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि जो हमारा कॉम्प्लेक्स सेकंड होता है वो इलेक्ट्रॉन को लुमेन से, माइटोकॉन्ड्रियल लुमेन से जो इनर मेम्ब्रेन के तरफ है पीएमएस में, वहां पे इलेक्ट्रॉन वो प्रोटॉन को सेंड नहीं करता है, और इससे प्रोटॉन अगर सेंड नहीं होता तो ये हमारा प्रोटॉन ग्रेडियंट को बनाने में हेल्प नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 22, ये देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड इन्वॉल्व, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड इन्वॉल्व। ऑप्शन की बात करो, ऑप्शन फर्स्ट है हमारा प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, ऑप्शन सेकंड है हमारा पेरोक्सिसोम, ऑप्शन थर्ड है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और ऑप्शन 4 है हमारा ऑल। तो क्या कह रहा है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड इन्वॉल्व। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑल, मतलब फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम ए कैन बी प्रोड्यूस थ्रू, क्या बात कर रहा है यहां पे, एसिटाइल कोएंजाइम ए कैन बी प्रोड्यूस थ्रू। ऑप्शन की बात करूं अगर यहां पे तो ऑप्शन फर्स्ट है हमारा पायरुवेट ऑक्सीडेशन, दूसरा है हमारा फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, तीसरा है हमारा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, और फोर्थ है हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूटामेट। ठीक है, ग्लूटामेट। तो यहां पे क्या कह रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम हमारा किससे बनता है, कहां से ये हमारा प्रोड्यूस होता है। तो हमने पढ़ा है जो लिंक रिएक्शन में हम देखते हैं पायरुवेट से हमारा एसिटाइल कोएंजाइम बन जाता है। तो ऑप्शन ए तो हमारा सही हो गया, लेकिन हमने ये भी पढ़ा है जब हमारा फैट कन्वर्ट होता है हमारा ग्लिसरॉल में और फैटी एसिड में, तो ग्लिसरॉल हमारा ट्राइओस में चेंज होके जो हमारा रिस्पिरेटरी पाथवे है उसमें इंटर कर जाता है, और जो फैटी एसिड है वो कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और एसिटाइल कोएंजाइम ए में चेंज होके वो रिस्पिरेटरी पाथवे में इंटर करता है। तो यहां पे फैटी एसिड से भी हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है और पायरुवेट से भी हमारा कोएंजाइम ए बनता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, बोथ 1 एंड सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24, ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम नॉट लोकेटेड इन साइटोप्लाज्म। क्या कह रहा है, विच ऑफ द एंजाइम नॉट लोकेटेड। ठीक है ना, आप लोग सबसे ज्यादा किसमें दिक्कत करते हैं, आप जब भी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो वहां पे आप इस चीज का ध्यान नहीं देते कि वो नॉट कह रहा है या मतलब जैसे क्वेश्चन में आ जाता है करेक्ट और इनकरेक्ट। तो इन चीजों को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अगर आप इन चीजों को ध्यान नहीं देंगे तो आप क्वेश्चन को गलत कर देंगे। तो देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम नॉट लोकेटेड इन साइटोप्लाज्म। इनमें से कौन सा एंजाइम है जो कि साइटोप्लाज्म में लोकेटेड नहीं है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन हमारा फर्स्ट है हेक्सोकाइनेज, ऑप्शन सेकंड है हमारा पायरुवेट काइनेज, ऑप्शन थर्ड है हमारा ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमेरेज, और ऑप्शन 4 है हमारा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो आप इसको दो तरीके से याद रख सकते हैं। पहले आपको जब क्रैब साइकिल पढ़ाई जाती है या क्रैब साइकिल पढ़ाया मैंने, तब मैंने आपको बताया जो हमारा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है ये हमें मिलता है जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है। तो जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज हमको कहां पे मिलेगा, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा 4, ये हमारा सही आंसर है।
और दूसरा लर्न करने का तरीका आपको बताता हूं जिसमें हम एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। जैसे देखो, हेक्सोकाइनेज हमारा ग्लाइकोलिसिस में यूज होता है और ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस हमारी साइटोप्लाज्म में होती है। उसके बाद पाइरुवेट काइनेज भी हमारा ग्लाइकोलिसिस का एंजाइम है, और ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमेरेज ये भी हमारा किसका है, ये भी हमारा ग्लाइकोलिसिस का एंजाइम है। तो ये ग्लाइकोलिसिस की हमारी प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्म में। तो ये तीनों हो गए साइटोप्लाज्म के, बचा चौथा हमारा सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। इसमें हम सही आंसर लगा देंगे, सही ऑप्शन हमारा यही है, इसमें हम टिक कर देंगे। क्लियर है बात? तो आप इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या कह रहा है। नंबर ऑफ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑकर इन क्रेब्स साइकिल फ्रॉम वन पाइरुवेट। क्या कह रहा है, यहां पे बात कर रहा है जो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 का प्रोडक्शन। किसका प्रोडक्शन? CO2 का। उसके बाद ऑकर इन क्रैब साइकिल, सिर्फ ये क्रैब साइकिल की बात कर रहा है, इन वन मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट। तो देखो, वन मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट, तो यहां पे हमें ध्यान देना है पाइरुवेट हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हुआ, और एसिटाइल कोएंजाइम ए हमारा इंटर किया क्रैब साइकिल में, और क्रैब साइकिल में दो जगह हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 2। ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन हमारा क्या है? ऑप्शन ए हमारा 2, ऑप्शन सेकंड हमारा 3, ऑप्शन थर्ड हमारा 4 और ऑप्शन 4 हमारा 5। तो इसका सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्या कह रहा है देखो यहां पे ध्यान से, यहां पे बात कर रहा है ग्लिसरॉल फॉर्म बाय फैट डाइजेशन कैन इंटर फॉर कैटाबॉलिज्म एट। अभी मैंने आपको बताया जब फैट हमारा डाइजेस्ट होता है तो उससे हमारा बनता है ग्लिसरॉल और साथ में बनता है फैटी एसिड। फैटी एसिड हमारा कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम में और वो रेस्पिरेटरी पाथवे में इंटर करता है वहां से। और अगर मैं बात करूं किसकी, ग्लिसरॉल की, तो ये ट्राइओस फॉस्फेट या मैं बात करूं ट्राइओस शुगर में कन्वर्ट होता है और यहां से रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में इंटर करता है। ऑप्शन की बात कर लेते हैं। यहां पे ऑप्शन फर्स्ट है हमारा ट्राइओस फॉस्फेट, ऑप्शन सेकंड है हमारा पाइरुवेट काइनेज, ऑप्शन थर्ड है हमारा 1,3 बिस फॉस्फेट ग्लिसरेट और ऑप्शन फोर्थ है हमारा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। तो मैंने आपको बताया जो ग्लिसरॉल है हमारा वो ट्राइओस फॉस्फेट या ट्राइओस शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट इज अ करेक्ट आंसर, ट्राइओस फॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। नंबर ऑफ NADH फॉर्म आफ्टर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन ग्लाइकोलिसिस लिंक रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल पाथवे। मतलब यहां पे टोटली बात कर रहा है कि जब हम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराते हैं और उसमें हमारी तीनों प्रोसेस इन्वॉल्व हो तो टोटल कितने NADH का फॉर्मेशन होगा, यही बात कर रहा है। तो देखो ध्यान से, अगर मैं ग्लाइकोलिसिस की बात करूं तो ग्लाइकोलिसिस, अब यहां पे वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज की बात कर रहा है तो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में टोटल हमारे 2 NADH बनते हैं। कितने बनते हैं? 2 NADH बनते हैं। और अगर मैं बात करूं लिंक रिएक्शन में तो लिंक रिएक्शन में हमारे टोटल 2 NADH बनते हैं। और अगर बात करूं क्रैब साइकिल में तो क्रैब साइकिल में हमारे टोटल 6 NADH बनते हैं। अगर मैं इन सबको प्लस करूं तो 6 2 8 8 2 10, तो टोटल हमारे कितने हो गए 10। ऑप्शन हमारा यहाँ पे देखो क्या है, ऑप्शन फर्स्ट है हमारा 10, ऑप्शन सेकंड है हमारा 2 और ऑप्शन थर्ड है हमारा 16 और ऑप्शन 4 है हमारा 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 10। क्लियर है बात? पूरी प्रोसेस आपको समझ में आई होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक रिस्पिरेशन चैप्टर को नहीं पढ़ा
तो आप सभी लोगों को मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लोग रिस्पिरेशन चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे और फिर उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप वहां से लेक्चर को देखेंगे तो आपको पूरी चीजें आराम से समझ में आ जाएंगी और आप ये सारे क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा है 28। ये क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन फॉलोइंग स्टेटमेंट को पढ़ना है, उसके बाद हमको बताना है हाउ मेनी करेक्ट, इनमें से कौन से करेक्ट है। ठीक है, तो यहां पे हमारा सबसे पहले हम यहां पे बात करेंगे ऑप्शन की बात करें तो यहां पे कह रहा है ओनली ए करेक्ट है, ओनली बी करेक्ट है, कह रहा है थर्ड नंबर कह रहा है बोथ करेक्ट, मतलब ए और बी दोनों करेक्ट है, और ऑप्शन 4 कह रहा है बोथ रॉन्ग। अब देख लेते हैं हमारा ए और बी में गिवन क्या है, क्या है उसको पढ़ते हैं। देखो, डीअमाइनेशन ऑफ अमाइनो एसिड ऑकर्स फॉर एंट्री ऑफ अमाइनो एसिड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है या गलत, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। उसके बाद दूसरा देखो, दूसरा क्या कह रहा है, इन ग्लाइकोलिसिस इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज ऑकर। ग्लूकोज का यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है, ग्लूकोज का यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता ही नहीं, तो क्या कह रहा है इनकम्प्लीट, मतलब ये गलत है। क्लियर है बात, आगे देखो, तो ये हमारा गलत हो गया, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा सही आंसर है। क्लियर है बात, ऑप्शन नंबर ए, या ऑप्शन नंबर में बात करूं यहां पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट ओनली ए इज अ करेक्ट। क्लियर है। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। देखो, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस 38 एटीपी इन ऑल एक्सेप्ट। यहां पे हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा हार्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड है हमारा लीवर, ऑप्शन नंबर थर्ड है हमारा किडनी, और ऑप्शन नंबर 4 है हमारा मसल। तो यहां पे अगर मैं आपको बात करूं कि ऐसी कौन सी यहां पे जगह है जहां पे हमें 38 एटीपी नहीं मिलती, मतलब 3 में हमें मिलेगी और 1 में नहीं मिलेगी, क्योंकि एक्सेप्ट बात करा किसमें नहीं मिलती। तो मैंने आप लोगों को वहां पे पढ़ाया था, जब लेक्चर मैंने बताया था वहां पे मैंने आपको पढ़ाया था कि जो ह्यूमन बॉडी है उस पे जब एरोबिक रिस्पिरेशन होती है वो हमारे पूरे बॉडी में होती है, बट एनारोबिक रिस्पिरेशन भी ह्यूमन में होती है, और एनारोबिक रिस्पिरेशन हमारी मसल्स में होती है। कहां पे होती है, मसल्स में, और मसल्स में टोटल 4 एटीपी का प्रोडक्शन होगा जब वहां पे क्या होगा, एनारोबिक रिस्पिरेशन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मसल्स। क्या हो जाएगा, मसल। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। फ्लो बिटवीन साइटोक्रोम A3 एंड ऑक्सीजन ब्लॉक बाई। यहां पे क्या कह रहा है, फ्लो बिटवीन साइटोक्रोम A3 एंड ऑक्सीजन ब्लॉक बाई। ऑप्शन की बात करें अगर यहां, तो ऑप्शन ए हमारा, ऑप्शन फर्स्ट हमारा यहां पे क्या है, साइनाइड है, ऑप्शन सेकंड हमारा क्या है, DCMU है, ऑप्शन थर्ड है हमारा बोथ 1 एंड सेकंड, और ऑप्शन 4 है हमारा रोडेनॉन। ठीक है, रोटेनॉन। तो यहां पे अगर मैं करेक्ट ऑप्शन की बात करूं तो करेक्ट ऑप्शन हमारा है फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है बात। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहां पे जो क्वेश्चन नंबर हमारा है 31, और क्या कह रहा है देखो ध्यान से, RQ इज इक्वल टू इन्फिनिटी इज। RQ मतलब रिस्पिरेटरी कोशिएंट इक्वल है इन्फिनिटी के। देखो ध्यान से यहां पे क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए है हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा फैट, ऑप्शन नंबर सेकंड है हमारा कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर थर्ड है हमारा एनारोबिक रिस्पिरेशन, और ऑप्शन नंबर 4 है हमारा ऑल। तो मैंने आपको पहले नंबर के क्वेश्चन पे बताया था कि फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का जो RQ वैल्यू होती है वो लेस देन 1 होती है, 1 से कम होती है। तो यहां पे हमारा ये दोनों तो कट गए दोनों, अब बचा क्या, ये भी कट गया, ये भी कट गया, क्योंकि इनकी क्या होती है, लेस देन 1 होती है। अब हमारे पास क्या बचा, एनारोबिक रिस्पिरेशन। तो एनारोबिक रिस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन का यूज नहीं करते, बट यहां पे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। क्लियर है बात। बट कई सारी बुकों में यहां पे लिखा होता है ये पॉसिबल नहीं है।
क्लियर है बात। तो यहां पे हम फिर यही कहते हैं कि यहां पे हम जो RQ वैल्यू बोलेंगे उसको मोर देन 1 बोलेंगे। बट यहां का आंसर आपका क्या होगा, आपका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, एनारोबिक रिस्पिरेशन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 32, क्या कह रहा है देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन फॉलोइंग स्टेटमेंट को हमें पढ़ना है और बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो देखो ध्यान से, अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं, मतलब ए वाला जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या है उसको पढ़ते हैं। फैट ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। सही बात है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारा फैट होता है, फैट कार्बोहाइड्रेट की कंपेयर में ज्यादा एनर्जी देता है, तो ये तो हमारा सही हो गया। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर ए हमारा सही है। अब स्टेटमेंट नंबर बी की अगर हम बात करें, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट रिक्वायर मोर ऑक्सीजन देन कार्बोहाइड्रेट। मतलब क्या कह रहा है, जब हमारा कार्बोहाइड्रेट ज्यादा एनर्जी दे रहा है तो वो ज्यादा ऑक्सीजन का भी तो यूज करेगा कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में, स्वाभाविक सी बात है करेगा। तो ये भी हमारा सही हो गया। मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर ए एंड बी दोनों क्या है हमारे करेक्ट है। तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन फर्स्ट हमारा ओनली ए, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन बी ऑप्शन जो हमारा सेकंड है वो क्या कह रहा है, ओनली बी। और ऑप्शन थर्ड है हमारा बोथ करेक्ट। और ऑप्शन जो हमारा 4 है वो क्या कह रहा है, बोथ रॉन्ग। तो हमारा ए और बी दोनों करेक्ट है, इसलिए हम इस पे आंसर लगा देंगे बोथ करेक्ट। क्लियर है बात, बोथ करेक्ट, क्योंकि ए और बी हमारे दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, और ये भी हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट हम यहां पे पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, ड्यूरिंग एटीपी सिंथेसिस लो पीएच इन इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। ठीक है, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में हमारा क्या होता है, लो पीएच होता है। हाँ, क्योंकि वहां पे हम प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाते हैं, और प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाते हैं तो हाई प्रोटॉन ग्रेडियंट मतलब हाई H+ वहां पे होता है, और जहां पे H+ हाई होता है वहां का जो पीएच होता है वो क्या होता है, लो होता है। क्या होता है, लो होता है। तो ये हमारा सही हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है इन ETS, क्या बात कर रहा है, इन ETS ऑक्सीडेशन ऑफ FADH2 नॉट इन्वॉल्व FMN हाउ। ठीक है, FMN और उसके बाद लिखा है हाउ मेनी करेक्ट। तो ये हमारा इधर का आगे का है, तो इसको हम यहां से हाउ को काट देते हैं, यहां पे हम लिखते हैं हाउ। देखो तो क्या है हमारा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें हमारा FADH2 का ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व नहीं है, FMN। हाँ सही बात है, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व होता है FAD। क्या इन्वॉल्व होता है, FAD इन्वॉल्व होता है। तो ये भी हमारा सही हो गया। तो A और B हमारे दोनों सही है। तो ऑप्शन अगर यहां पे देखें, ऑप्शन फर्स्ट है हमारा ओनली A, तो ओनली A नहीं कह सकते क्योंकि A हमारा करेक्ट है और B भी हमारा करेक्ट है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते, बोथ करेक्ट। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही आंसर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 34, ये भी हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट नंबर ए क्या कह रहा है हमारा, पायरुवेट काइनेज एंजाइम इज लास्ट एंजाइम इन EMP पाथवे। EMP पाथवे की बात कर रहा है, तो मैं EMP मतलब यहां पे हम बात करेंगे ग्लाइकोलिसिस की। ग्लाइकोलिसिस का ही दूसरा नाम है EMP पाथवे। और आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन यहां से मैं आपको छोड़ता हूं, आप सभी लोग EMP का फुल फॉर्म कमेंट में जरूर लिखेंगे। आप सभी लोग बताएंगे कि कमेंट में आप ये बताएंगे कि EMP का फुल फॉर्म क्या है। इससे आप लोग ये जो टॉपिक है आपको याद होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो आप सभी लोग कमेंट करेंगे, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा है। आगे देखो, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो टॉपिक हमारा क्या कह रहा है, पायरुवेट काइनेज एंजाइम इज लास्ट एंजाइम इन EMP पाथवे। तो पायरुवेट काइनेज हमारा लास्ट एंजाइम है, सही बात है। तो इसको हम क्या कर देंगे, करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। दूसरा देखो स्टेटमेंट नंबर सेकंड क्या कह रहा है, कॉम्प्लेक्स थर्ड इज ऑल्सो नोन एज साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज
कॉम्प्लेक्स। तो यहां पे क्या कह रहा है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, जो कि ये नाम है हमारा कॉम्प्लेक्स 4 का। किसका नाम है, कॉम्प्लेक्स 4 का। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रॉन्ग है, ये हमारा रॉन्ग है। तो यहां पे हमारा ए करेक्ट है बट बी रॉन्ग है। ऑप्शन की बात करते, हाउ मेनी करेक्ट, ऑप्शन फर्स्ट ओनली ए, ऑप्शन सेकंड ओनली बी, ऑप्शन थर्ड बोथ करेक्ट, ऑप्शन 4 बोथ रॉन्ग। तो इसमें हमारा ए करेक्ट है बट बी रॉन्ग है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 35। ये हमारा इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। देखो ध्यान से क्या कह रहा है, ये भी हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। किसके ऊपर बेस है ये, स्टेटमेंट के ऊपर ये बेस है। अगर हम स्टेटमेंट नंबर ए की बात करें तो वहां पे कह रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ NADH occur fast in aerobic anaerobic then aerobic। NADH, जहां पे ऑक्सीडेशन ऑफ NADH occur fast in anaerobic then aerobic। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा एरोबिक रिस्पिरेशन में फास्ट ऑक्सीडेशन होता है, किसका, NADH का। आगे देखो, जो बी नंबर का हमारा स्टेटमेंट है उसमें क्या कह रहा है, बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस गिव सेम नंबर ऑफ एटीपी बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड नहीं होती है, वो ऑक्सीजन से इंडिपेंडेंट होती है। मतलब ये वाला हमारा जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ऑप्शन की। तो ऑप्शन फर्स्ट ओनली ए, ऑप्शन सेकंड ओनली बी, ऑप्शन थर्ड बोथ करेक्ट, ऑप्शन 4 बोथ रॉन्ग। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे हम बात करें सिर्फ हमारा बी करेक्ट है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर, ओनली बी करेक्ट। क्लियर है बात। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, यहां से हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। आप सभी लोग इस लेक्चर को बड़े ध्यान से देखें, कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करें। अगर आपने अभी तक रिस्पिरेशन का चैप्टर नहीं पढ़ा तो मैं आप सभी लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जहां से आप जाके रिस्पिरेशन चैप्टर को अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ लेंगे और वहां से आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो आप लोग बड़े ध्यान से पढ़िए, ध्यान से तैयारी करिए, और आप सभी लोगों के लिए मैं ये भी लिख के लाया हूं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो यहां पे क्या लिखा मैंने, जो नहीं हो सकता वही तो करना है। क्या लिखा है यहाँ पे, जो नहीं हो सकता वही तो करना है। जानता हूं नीट निकालना कोई बच्चों का खेल नहीं, नीट निकालना कोई बच्चों का खेल नहीं, इसके लिए नींद को आग लगानी पड़ती है। तो अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसमें आपको बड़े ही ध्यानपूर्वक, ध्यान से, मेहनत से, लगन के साथ, एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ आपको तैयारी करनी है। आपको मोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि मोटिवेशन एक टाइम के बाद खत्म हो जाता है, बट डिसिप्लिन हमारा लॉन्ग टाइम के लिए चलता है, और डिसिप्लिन ही है हमारी जो हमें सक्सेस तक लेके जाती है। तो आप सभी लोग फुल मैनर के साथ, डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करेंगे, अच्छे से करेंगे, और आप अच्छे से आप अपना नीट का एग्जामिनेशन देंगे और उसमें आप सभी लोग अपनी सीट कंफर्म करेंगे। तो यहीं के साथ हम अपने लेक्चर को खत्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, किसी नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, जहां पे मैं आपको इसी तरह के कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगा। आप सभी लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए और नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।